भावना त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले यहां से पलायन होता था। 2017 से पहले योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। पहले नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पाती थी। जाति ने नाम पर विपक्ष को बांटने की कोशिश की। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री मंच से विपक्ष पर बरसते हुए नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के कार्यकाल की कई खामियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि पहले नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी। 2017 से पहले योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था और यही कारण है कि 2017 से पहले यहां से पलायन होता था। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद बड़े बदलाव हुए हैं। विपक्ष ने जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले यहां पलायन होता था, लोगों को योजनाओं का लाभ तक नहीं मिलता था। जाति के नाम पर विपक्ष की बांटने की कोशिश है। तो देखिए, 2027 में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर विपक्ष पर बरसते गरजते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मंच से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यहां से पलायन होता था, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था लोगों को। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जाति के नाम पर विपक्ष बांटने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां जोरदार स्वागत हुआ, भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बहन और भाइयों, यही तो होता था 17 के पहले। 17 के पहले इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी। 17 के पहले यहां से पलायन था। 17 के पहले यहां पिछड़ापन था। 17 के पहले शासन की किसी भी योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता था, कमजोरों को नहीं मिल पाता था, महिलाओं को नहीं मिल पाता था, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पाती थी, किसानों को किसी भी शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब योजना का लाभ भी मिल रहा है, विकास का कार्य भी हो रहा है, बीमारी का समाधान भी हो रहा है और साथ साथ अब तो उपचार के केंद्र आपके गांव और आपके घर में ही स्थापित हो रहे हैं। आयुष विश्वविद्यालय का आपके भटट ब्लॉक में बनना, बीआरडी मेडिकल कॉलेज का उन्नयन होना, गोरखपुर में एम्स का बनना, गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने का पुनः बन जाना, यह अपने आप में विकास की उस महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है जिसके लिए आप तरसते थे और आज वह विकास आपके घर में आकर के आपको इस दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि सपा सनातन और हिंदुत्व के मुद्दे पर दोहरा चरित्र अपनाती है। सपा नेताओं को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि जनता के सामने अलग और चुनाव के समय अलग रुख दिखाते हैं। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोहिया रामायण मेले का आयोजन करवाते थे, लेकिन आज के सपा नेता रामलला के दर्शन तक नहीं करते। सपा और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ने कहा, सोमनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर विपक्ष की राय पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मंदिरों से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष का रवैया अलग रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव में जनता तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब जरूर देगी। केवल तुष्टि समाजवादी पार्टी के लोग ये बहुरूपीय हैं और गांव में कहावत कही जाती है, रंगे सियार। ये
केवल वोट की पॉलिटिक्स के कारण तरह तरह की बयानबाजी सनातन धर्म को लेकर के कर रहे हैं। आप इनसे पूछिए यदि वास्तव में लोहिया जी के ये अनुयायी हैं, लोहिया जी की जो विचारधारा है, लोहिया जी के जो कार्य है, क्या उनको इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है? लोहिया जी रामायण मेला लगाते थे और ये तो प्रभु रामलला के दर्शन भी करने नहीं गए। ये केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं और केवल मुस्लिमों का वोट हासिल करने के लिए प्रभु रामलला के निहत्थे भक्तों पर इनकी पार्टी की सरकार के रिजीम में गोलियां चली और लगातार अयोध्या धाम पर हमले करते रहते हैं। इनका काम सिर्फ सनातन संस्कृति को क्षति पहुंचाना है और ये कोई पहली बार नहीं है कि सनातन संस्कृति पर क्षति पहुंचाने का असफल प्रयास चल रहा है। लगातार सदियों से हमले हुए, लेकिन सनातन संस्कृति हमेशा पुष्पित पल्लवित हुई और प्रभु की कृपा से सर्वोच्च शिखर पर आज है। चाहे बाबा सोमनाथ के मंदिर का हमला हो या बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर का जिस ढंग से वहां पर मुगल आक्रांताओं ने हमले करके उसको अव्यवस्थित किया था, या अन्य मंदिरों पर हमले हों, क्या समाजवादी पार्टी के लोग कभी उस पर कुछ बयान दिए हैं कि मुगलों की सत्ता के दौरान जो आक्रांताओं ने हमले किए थे उस पर इनका क्या स्टैंड है? और दूसरी बात, प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के रोड़े अटकाने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भूमिका दुनिया जानती है। ये केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत अयोध्या धाम पर लगातार हमले कर रहे हैं। इन्हें प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करेगी। हमारी सरकार का स्टैंड है, ट्रस्ट ने FIR कराई है और ट्रस्ट के ही कहने पर FIR सरकार निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसे सजा अवश्य मिलेगी। लेकिन कृपया समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं दल, उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद की तीमारदारी के लिए जो चंदा एकत्र हुआ था धन्नीपुर के लिए, उस बारे में क्या उन लोगों से हिसाब पूछेंगे ये? और वहीं बीजेपी मुख्यालय की बैठक खत्म हो चुकी है। पंकज चौधरी ने बैठक के मुद्दे गिनाए। उन्होंने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान पर मंथन हुआ है, वोटर लिस्ट को लेकर घर घर अभियान चलेगा और बूथ कमेटी मजबूत करने की तैयारी है। पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई है। तो देखिए, महत्वपूर्ण मंथन हुआ और एक पेड़ मां के नाम अभियान पर भी चर्चा हुई है। घर घर तक हर योजना, भारतीय जनता पार्टी की हर एक नीति को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की रणनीति इस बैठक के दौरान तय की गई है। पंकज चौधरी ने खुद बताया कि बैठक के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से पार्टी में जोड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई। के नाम अभियान पर भी बैठक के दौरान मंथन हुआ है और साथ ही वोटर लिस्ट को लेकर भी घर घर अभियान चलेगा। तो देखिए, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। रणनीति को धार देने में जुटी हुई है, संगठन को मजबूती देने में जुटी हुई है। पंकज चौधरी ने बैठक के तमाम मुद्दे गिनाए। उन्होंने बताया कि किस तरह से तमाम पदाधिकारी एकजुट हुए और चुनाव को लेकर तो चर्चा हुई ही, साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान को व्यापक स्तर पर कैसे और आगे ले जाना है, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कैसे पार्टी आगे काम करेगी, तमाम चीजों को लेकर बैठक के दौरान मंथन हुआ। पंकज चौधरी ने बैठक के तमाम मुद्दे और एजेंडे गिनाए। देखिए, आज ये जो सब हम लोग का महीने में बैठक हम लोगों ने तय किया है, पदाधिकारियों के साथ हम सब बैठेंगे। उसमें बैठ करके मुख्य रूप से तो 3 पर फोकस किया गया है। वृक्षारोपण हो रहा है, एक पेड़ मां के नाम से जो प्रधानमंत्री जी की अपील है वो उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से कैसे उसको सब जगह पहुंचे, सभी बूथों में वृक्षारोपण हो, उसमें विशेष चर्चा हुई। दूसरा, जो वोटर लिस्ट जो प्रकाशित हुआ है उस वोटर लिस्ट को लेकर के घर घर जा करके, जिसका भी नाम छूटा है, हमारे संगठन के पूरे ढांचे को किस प्रकार से ज़्यादा सशक्त बनाकर हम सब चुनावों में
2027 में हम मजबूती से जाएं, जनता के बीच में अपनी बात को सुचारू रूप से रख सकें, उसके संदर्भ में यह चर्चा थी कि संगठन के हर एक इकाई को हम लोगों को संचालित करना हो, चाहे वह जिले की हो, मंडल की हो या फिर हमारे शक्ति केंद्र से लेकर बूथों को, सबको सशक्त करने के लिए का निर्देश हम सबको माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से प्राप्त। जो मंथन हुआ था उसको धरातल पर उतारने के लिए और 2027 का रोड मैप तैयार करने के लिए आज पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है। आपस में विचार विमर्श हुआ है। जल्दी आपके सामने 2027 का रोड मैप आएगा। जो उन्होंने पिछड़ों के साथ किया हो, दलितों के साथ किया हो, सामान्य वर्ग के, उनमें हिम्मत नहीं है कि चूंकि सत्ता, अगर वो समाजवादी पार्टी कहेंगे तो 17 से पहले वाला ध्यान आ जाएगा और सपा इतनी बदनाम होगी, मुन्नी से ज्यादा बदनाम समाजवादी पार्टी हो गई। इसलिए नया नाम लेकर आए हैं वो पीडीए, और पीडीए भी कुछ नहीं है, ये केवल पक्के दलाल अराजक हैं। अखिलेश यादव जी को आप सबके चैनल के माध्यम से कहता हूं, 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, वो बता दें कौन गैर यादव उनकी कैबिनेट में मंत्री था 2012 की सरकार में। और वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बैठक के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता से भारत अपडेट के संवाददाता रमन मिश्रा ने खास बातचीत की। इस दौरान बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और साथ ही संगठन मंत्री धर्मपाल ने किन किन मुद्दों पर रणनीति तैयार की है, पदाधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिए, सभी सवालों पर चर्चा हुई। सुनते हैं क्या जवाब दिए। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी और सभी मोर्चों के अध्यक्षों के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल जी ने बैठक की। बैठक में क्या कुछ खास रहा, हम सब बात करेंगे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता जी से। आज बैठक हुई, काफ़ी कुछ चर्चा थी कि बड़े बड़े आज मुद्दों पर चर्चा होगी, 27 का प्लान बनेगा। कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा? देखिए, हम लोग पार्टी की मासिक बैठक होती है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज की ये नवीन पदाधिकारी बने, परिचय बैठक पहले हुई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास हुआ, आज मासिक बैठक थी और संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाने की दृष्टि से मार्गदर्शन जो नेतृत्व का मिलता है उसको नीचे धरातल तक पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। तो आज पंकज चौधरी जी ने खुद बताया कि 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई, वृक्षारोपण पर जो मोदी जी ने आह्वान किया है, और दूसरा नंबर मतदाता सूची पर। कैसे मतदाता सूची आप लोग सही करेंगे, क्योंकि अभी भी लिस्ट आई है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, जिन लोगों का नाम नहीं रहे, एलिजिबल नहीं थे, उन लोग का नाम है, कैसे करेंगे? हम लोग नीचे लेवल पर, ग्राउंड जीरो पर जा करके बूथ स्तर पर वोटर लिस्ट के साथ में मेहनत करके, लोगों से संपर्क करके पूरी वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम करेंगे। जो नवीन मतदाता हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे और पूर्व में भी हम लोगों का अभ्यास रहा, हम लोग करते रहे, फिर भी करेंगे। बूथ अध्यक्ष भाजपा में बड़ा महत्वपूर्ण पद माना जाता है, कहा जाता है बूथ अध्यक्ष तो भाजपा मजबूत। बूथ अध्यक्षों पर भी बातचीत हुई है, कैसे आप लोग उनका मनोबल टाइट करेंगे? 24 में जिस तरीके से कमज़ोर हो गया था मनोबल, कैसे हाई करेंगे? कोई मनोबल कमज़ोर नहीं है। झूठे नैरेटिव के आधार पर लोगों ने एक बार कुछ कर लिया, लेकिन हमारा बूथ का कार्यकर्ता बहुत प्रभावी है, बहुत मजबूत है। बूथ अध्यक्ष हमारी इमारत की नींव है और हमेशा से उसी के बलबूते पर हम लोग चुनाव के मैदान में अपना बूथ जीतने का काम करते आए हैं और हमारा मंत्र है कि बूथ जीता चुनाव जीता। बूथ को हम बिल्कुल प्रभावी ढंग से मजबूत करके रहेंगे। देखिए, भाजपा में कोई रिटायर नहीं होता है, सारे जो सबसे बड़ा पद है वो कार्यकर्ता का है। ठीक है, दायित्व तो बदलता रहता है, सबका साथ, सबका विकास, सबके पुराने कार्यकर्ताओं के साथ जो पुराने पदाधिकारी हैं उनका अनुभव का लाभ लेते हुए सबके सहयोग से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। सुना हमारे साथ में बात करने के लिए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता जी थे, जिनका साफ कहना है कि मासिक बैठक थी और मासिक बैठक में जो जिन बिंदुओं पर चर्चा होती है, आज 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई और अब उस पर काम किया जाएगा और प्रदेश के निचले स्तर तक मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और आपको बूथ अध्यक्ष तक उन कार्य योजनाओं को पहुंचाया जाएगा ताकि जनता के बीच में ये जो योजनाएं हैं और जो प्लान है भाजपा का वो पहुंच चुके। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ।
और वहीं मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। अखिलेश यादव के सनातन ही समाजवाद है वाले बयान पर पलटवार किया। कहा कि अखिलेश यादव जनता के बीच कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहते हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में सबसे अधिक दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई थी। उपचुनाव में टिकट को लेकर चल रहे विवाद पर मंत्री ने इसे भाजपा का आंतरिक मामला बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से फैसला लेती है और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करती है। 2027 विधानसभा चुनाव की तारीख पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला भारत निर्वाचन आयोग करेगा। मेरठ में पुलिस अधिकारी का वायरल वीडियो सामने आने के सवाल पर जयवीर सिंह ने कहा कि एआई के दौर में कई वीडियो भ्रामक भी हो सकते हैं, इसलिए जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ा एक्शन भी होगा। अखिलेश जी की पीडीए की परिभाषा हो, अखिलेश जी को कुर्सी के लिए कुछ भी रोज परिभाषा बदलनी हो, किसी की व्याख्या करनी हो, उन्हें कुछ करना तो है नहीं। ट्विटर हैंडल चलाना है, क्षेत्र में पसीना बहाना नहीं, जनता के सुख दुख में लेना देना नहीं, अपने बैठे बैठे कोई न कोई मनगढ़ंत एक किस्सा कहानी अपना ट्वीट करना और चर्चा कर देना, इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं। अखिलेश जी दलितों के सुविचिंतक कब से हो गए? कन्नौज का याद नहीं है, मेडिकल कॉलेज वाला याद नहीं है? 12 से 17 के बीच में दलितों के साथ क्या हुआ था पूरे प्रदेश में, उन्हें याद नहीं है अपने कार्यकाल की वो घटना है। वहीं कानपुर पुलिस की साइबर फिल्म की खास स्क्रीनिंग साइबर क्राइम फिल्म पर अन्नू कपूर ने तारीफ की है। कानपुर पुलिस के प्रयास की अन्नू कपूर ने जमकर तारीफ की। पुलिस कमिश्नर के अभिनय से अन्नू कपूर प्रभावित नजर आए। उन्होंने कहा कि साइबर जागरूकता पर बनी फिल्म को वाहवाही मिली। तो देखिए, फिल्म की स्क्रिप्ट और निर्देशन की जमकर तारीफ की गई है। खबर कानपुर से, जहां साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से बनाई गई शॉर्ट फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई। इस मौके पर फिल्म अभिनेता अन्नू कपूर भी मौजूद रहे। उन्होंने फिल्म की कहानी, निर्देशन और प्रस्तुति की जमकर तारीफ की। अन्नू कपूर ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि साइबर अपराध जैसे गंभीर विषय पर इतनी प्रभावशाली, मनोरंजक और प्रेरणादायक फिल्म बनाई जा सकती है। फिल्म के निर्देशक धीरज कुमार का आभार व्यक्त किया और कैमरे के सामने पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल और एसीपी आनंद ओझा के आत्मविश्वास की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दोनों ने मंझे हुए कलाकारों की तरह अभिनय किया। वहीं कानपुर में मिले शानदार स्वागत पर भी खुशी जाहिर की। वही खबर मैनपुरी से है, जहां ऐतिहासिक नुमाइश पंडाल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 203 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। समारोह में कई जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए, जबकि 14 मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह इसी सम्मेलन में संपन्न कराया गया। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा, तमाम अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन की देखरेख में आयोजित इस समारोह में सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल देखने को मिली। सभी नवविवाहित जोड़ों को सरकार की ओर से मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी दिया गया। एक मंच पर सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने सभी विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की। मैनपुरी में 203 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ है और खास बात ये, किसी एक मंच पर निकाह भी हुआ है और हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी के बंधन में भी जोड़े बंधे हैं। इसमें से 14 मुस्लिम समाज के वर वधु हैं, जिन्होंने निकाह के अंतर्गत अपनी नए जीवन की शुरुआत करने का काम किया है। इन सभी को हमारे जिला प्रशासन के द्वारा जो 1 लाख रुपए प्रति जोड़े की सहायता दी जानी है, उसकी पूरी व्यवस्था देने का काम किया है। और वहीं चंदौली के चकिया कोतवाली क्षेत्र में 2 अलग अलग हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना केराजी गांव के पास
कर्मनाशा नदी में हुई, जहां मछली पकड़ने गए 36 वर्षीय जसवंत की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को नदी से बाहर बरामद कर लिया। और दूसरी घटना मुजफ्फरपुर गांव की है, जहां पत्नी के ननिहाल गए गुड्डू की छत से गिरने के बाद मौत हो गई। परिजन घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चंदौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां चकिया क्षेत्र में 2 दर्दनाक हादसे सामने आए और इसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। नदी में डूबने से युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। छत से गिरकर दूसरे युवक की जान गई। दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। हालांकि प्रशासन की ओर से मामले को लेकर कार्रवाई लगातार की जा रही है। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। लेकिन चंदौली से ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां 2 युवकों की नदी में डूबने के चलते जान चली गई। वहीं ये खबर सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। आगरा के थाना मंटोला क्षेत्र स्थित सुभाष बाजार हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि दुकान के बाहर बंद शटर के पास बैठी महिला अचानक दुकान गिरने के बाद मलबे के साथ नाले में समा गई। हादसे के 72 घंटे बाद भी महिला का कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। तीसरे दिन भी रेस्क्यू अभियान लगातार जारी रहा। पुलिस और राहत टीमों की ओर से नाले में महिला की तलाश की जा रही है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। तस्वीरों में पूरी घटना कैद हो गई है। पुलिस और राहत टीमों की ओर से नाले में महिला की तलाश की जा रही है। सुभाष बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 72 घंटे बाद भी महिला का कुछ पता नहीं चला है। महिला का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। तीसरे दिन भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि प्रशासन ने ये भरोसा जरूर जताया है कि प्रयास किया जा रहा है और कोशिश ये पूरी है कि जल्द से जल्द महिला को बरामद कर लिया जाए। लेकिन 72 घंटे बाद भी महिला का कोई सुराग प्रशासन के हाथ नहीं लगा। और फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।